जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली टेरर अटैक के बारे में। दिल्ली में जो टेरर ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट पे, वो किसने कराया, क्यों कराया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और भारत को क्या खतरा है। तो चलिए आज मैं थोड़े एक अलग अंदाज में इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिल्ली टेरर अटैक। तो पहले देख लेते हैं कि ये अटैक हुआ किस दिन और इसके पीछे पीछे क्या क्या इंडिकेशंस थे, क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज क्या और आतंकवादियों का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमला हुआ 11 नवंबर को शाम को हुआ, रेड फोर्ट के सामने हुआ। एक टूरिस्ट जगह भी है ये, और ये दिल्ली का एक सेंट्रल एरिया माना जाता है। यहाँ पे मतलब हर समय भीड़ तो रहती ही है, शाम को ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग ऑफिस से निकल के आ रहे होते हैं, कई लोग घूमने फिरने जा रहे होते हैं। वहाँ पे चाट वाट लगती है, लोग खाने पीने जा रहे होते हैं। तो बड़ी सोच समझ के ना आतंकवादियों ने शाम का समय ही चूज किया। लेकिन इससे पहले की कुछ जो घटनाएं हैं ना, उससे हमको थोड़ी सीख लेनी चाहिए और हमें सतर्क हो जाना चाहिए था जब ये चीज़ें होने लगी, और हम हो भी गए थे। इसीलिए ये जो हमला हुआ, ये काफ़ी हद तक बहुत ही मतलब हम सक्षम रहे कम से कम डैमेज करने रखने में। मतलब हम सक्षम रहे बड़े हमले को रोकने में। तो देखिए 9-10 को 9-10 नवंबर को 2,900 किलो एक्सप्लोजिव्स यानी कि बारूद पकड़ा गया था फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद, अब आप अगर मेरे को आसाम से देख रहे हैं या मेरे को तमिलनाडु से देख रहे हैं, तो आप अगर दिल्ली का मैप देखेंगे तो दिल्ली के साउथ ईस्ट में फरीदाबाद आता है, तो लगा हुआ है। इसको दिल्ली एनसीआर में माना जाता है, यानी कि दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन। तो फरीदाबाद आप ऐसा समझ लीजिए दिल्ली का पार्ट ही है, लेकिन दिल्ली नहीं माना जाता। वहाँ पे 2,900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए। इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स कहाँ से आए, कैसे इनके पास आए, कौन इनको सप्लाई कर रहा था, ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही जानती हैं। लेकिन वो सक्षम रहे इनको पकड़ने में, और एक इतना बड़ा हमला हो सकता था उसको रोकने में। यही नहीं है, 5 मुस्लिम डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं इस मॉड्यूल से मिले जुड़े हुए जो थे। ये एक बहुत ही डरावनी चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं यार वो लोग। उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतने साल उन्होंने मेहनत की, डॉक्टरी की, पढ़ाई की, ओथ ली कि वो पेशेंट्स की जान बचाएंगे। लेकिन उस सब से कुछ फायदा नहीं हुआ उनके लिए। रैडिकल इस्लाम, जिहाद सबसे ऊपर रहा है, और इसलिए वो रेडिकलाइज हो गए। और उनको लगा कि अब कोई फायदा ही नहीं है डॉक्टरी का, आतंकवाद का ही हमको रास्ता लेना चाहिए, और उन्होंने लिया और पकड़े गए। काफ़ी सारी व्हीकल्स उनकी सीज की गई। ठीक है, उनका उनका एक नेटवर्क चल रहा था। कभी थर्ड हैंड गाड़ी खरीद रखी थी, फोर्थ हैंड गाड़ी खरीद रखी थी, ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। ये सब मैं बस आपको ऐसी ही डिटेल्स बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा एनालिसिस बहुत बड़े बड़े लोगों ने की है। आपको अगर देखनी है तो आप मेजर गौरव आर्य के वीडियो देख सकते हैं, आप डेफ टॉक्स बाय आदि अचिंत दे सकते हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में जाके इसके बारे में बात की है। तो मैं बस सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स छू रहा हूँ। और ये सब की जो जो पहली घंटी बजाई थी ना, वो एक्चुअली जेएन के पुलिस ने बजाई थी, और इसके लिए हम सबको जेएन के पुलिस का सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन लिया उसकी वजह से कम से कम मेरे हिसाब से हज़ारों की जानें बच गई। क्योंकि वो थे जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क पकड़ा। पुलवामा में जो एक डॉक्टर था, उसके घर पे रेड मारी, वहाँ से धीरे धीरे करके उन्होंने नेटवर्क पकड़ने शुरू किए, और उनको फाइनली इतनी इंटेल मिल गई कि कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। उन्होंने फिर सेंट्रल एजेंसीज को बताया, और फिर ये कार्रवाई हुई और ये फरीदाबाद में पकड़े गए।
लेकिन इस टाइम पे गुजरात में भी कुछ चल रहा था। यूपी गुजरात की एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने एक प्रसाद पॉइजनिंग का अटैक रोक लिया। उसमें क्या थे, फिर से मुस्लिम डॉक्टर्स थे। वो बना रहे थे राइसिन। राइसिन एक बहुत ही डेडली पॉइजन होता है, और इसके लिए उन्होंने सारा मटेरियल भी खरीद लिया था। और उनका प्लान था कि मंदिरों में जो प्रसाद बनता है ना, उसकी सप्लाई चेन में ये राइसिन डालते रहें। तो उससे क्या होता है आगे जाके, अभी ये वो प्रसाद में राइसिन नहीं डालने वाले थे, प्रसाद का जो सामान होता है उसमें राइसिन डालने वाले थे, ताकि जब प्रसाद बने तो पता नहीं चले अच्छा यहाँ से आटा आया, यहाँ से घी आया, यहाँ से बेसन आया, यहाँ से चीनी आई। इन सब में अगर राइसिन मिला है तो आप किस 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 दोष देंगे ना, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनका ये प्लान था कि हिंदुओं के प्रसाद में जहर मिलाते हैं। अभी तक तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन वो कह रही हैं कि क्रॉस बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान का इसमें बिल्कुल हाथ रहा है। जितने भी इन्होंने फ़ोन पकड़े हैं, सिम कार्ड्स पकड़े हैं, उसमें पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ज़रूर मिले हैं। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि पाकिस्तान का इसमें सपोर्ट, पाकिस्तान का रोल, और इसका और पाकिस्तान का पूरा जो बैकिंग बोलते हैं ना, वो इसमें ज़रूर है। अब आते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, हमने तो भारत ने यानी कि मोदी जी की सरकार ने इसको टेरर इंसिडेंट घोषित किया है, टेरर अटैक नहीं। अभी इसके पीछे थोड़े कारण हैं, क्योंकि थोड़ा केयरफुली गेम चल रहा है अभी ना, मतलब वो अग्रेसिव गेम अभी नहीं आया है। और उसके एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि पिछली बार हम शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे अपनी मैसेजिंग में। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो था ना वो निकल गया था। अभी इसको टेरर इंसिडेंट करके कुछ लोग बिल्कुल दुखी हैं कि यार आपने तो इस पे पानी डाल दिया, टेरर अटैक बोलिए। कुछ रीज़न से किया गया है, और वो रीज़न्स आप और मेरे से बहुत ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपना हाथ बहुत अच्छे से खेला है। बहुत क्लियर है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ तो 100% है, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आतंक फैलाने वाला देश अगर कोई है हमारे रीजन में, वो पाकिस्तान ही है। भारत के मुसलमानों को भी वही भड़काता है, धमकाता है, और आतंकवाद के राह पे चलने को बोलता है। और वो भारत के मुसलमान मान भी जाते हैं। तो गलती उनकी भी है। भारत के मुसलमान जो रेडिकलाइज हो जाते हैं उनकी भी गलती है। उन हमको उन्हें भी बोलना चाहिए, और भारत के मुसलमानों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब टेरर अटैक होता है ना, तो पहलगाम तो अलग बात है, वहां तो चुन चुन के मारा था। अभी ये दिल्ली टेरर अटैक में आप देख लीजिए तो मुसलमान भी मरे हैं। जब ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो जो बॉम्ब में से जो शरापनेल निकलता है वो ये देख के नहीं आता कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है, ये मुसलमान है। वो सबके पास बराबर आता है। तो उसमें मुसलमान भी जाते हैं। तो भारत के मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये नहीं चल सकता, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला है ये, क्योंकि देखिए पहलगाम जब हुआ था ना तो बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आए थे, और साथ में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि लश्कर तैयबा, उसके उसके ऑपरेटिव्स के साथ आए थे, और मिलजुल के इन्होंने वो ऑपरेशन किया था। उसमें क्या था कि बहुत क्लियरली आप बता सकते हो कि पाकिस्तान का हाथ था। इस टेरर अटैक में पाकिस्तान ने किया है, भारत के ही मुसलमान जो रेडिकलाइज हो गए हैं उनको यूज किया है, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन फिर भी हम बहुत श्योर हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि यार ये क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक नहीं था, ये एक भारत के मुसलमानों का इंटरनल जो अटैक है वो माना जाना चाहिए। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का लिंक नहीं आना चाहिए। अभी दिक्कत क्या है इससे। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तब मोदी सरकार ने तो बोल दिया था कि कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम उसको लड़ाई की तरह समझेंगे। एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर।
इस डायलॉग को पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो अब चैलेंज मार रहा है, ओपन चैलेंज मार रहा है, क्योंकि उसने अब ये करके दिखा दिया है कि देखो, उसके बाद भी एक टेरर अटैक किया है, दिल्ली में किया है, राजधानी में किया है, लाल किले पे किया है, जो भारत की एक बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है, क्योंकि लाल किले से ही हर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना भाषण दिया है। पाकिस्तान देखो कितने लेवल पे सोच के अटैक्स करता है, कि जगह भी ऐसी चुनी जो राजधानी है, राजधानी में भी वो वाला उन्होंने एरिया चुना जो एक बहुत बड़ी निशानी है, लाल किला। तो पाकिस्तान क्वेश्चन कर रहा है इस डॉक्ट्रिन को, कि क्या अगर हम ऐसे भी टेरर अटैक करेंगे तो क्या आप इसको एक्ट ऑफ वॉर लेके चलेंगे, क्या है आप में हिम्मत है या नहीं। ये है पाकिस्तान की तरफ से मैसेजिंग। और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। एक तो उनको तुर्की का पूरा सपोर्ट मिल गया है, पहले भी मिल रहा था, अब और ज़्यादा मिल रहा है। कतर का कतर का भी पहले मिल रहा था, अब भी ज़्यादा मिल रहा है। यूएसए, अमेरिका ने, जिसने एकदम भूल ही गए थे पाकिस्तान के बारे में, वो अब वापस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये असली है सपोर्ट, ये नकली है सपोर्ट, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फेस वैल्यू पे देखा जाए तो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना तो है ही, चाइना ने तो सालों साल पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अब वो थोड़े दुखी होंगे कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अभी भी चाइना से ही आते हैं, और वो आते ही रहेंगे। तो चाइना तो सपोर्ट कर ही रहा है। बांग्लादेश, भारत का जो अब ईस्ट हो गया है, वहाँ पे पाकिस्तान को एक छोटा अपना सिपाही मिल गया है, वो है बांग्लादेश। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आपने फोटोज देखी होंगी कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के कई जनरल बार बार बांग्लादेश गए हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा हर महीने ही गए हैं। कभी उनका एयरफोर्स चीफ चला जाता है, कभी नेवी चीफ चला जाता है, कभी आईएसआई चीफ चला जाता है। तो वो वहाँ पे ना एक अपना गढ़ बना रहे हैं। तो और लास्ट में सऊदी अरेबिया तो है ही। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें ये लिखा है कि एक देश पे हमला माना जाएगा कि दूसरे देश पे भी वही हमला। तो अगर पाकिस्तान पे भारत हमला करे, तो अग्रीमेंट के अनुसार सऊदी अरेबिया कहेगी कि हम पे भी भारत ने हमला किया है। और अगर ऐसे ही इसराइल सऊदी अरेबिया पे हमला करे, तो पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा कि इसराइल ने हम पे हमला किया है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और बहुत सारे दोस्त अपने पीछे खड़े कर दिए कि हमारे सपोर्ट में तो ये हैं। इसीलिए उनमें हिम्मत हो रही है ऐसे टेरर अटैक फिर करने की। अब मैं आता हूं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, कांग्रेस जैसा और कांग्रेसी जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस का आप हाल देखिए, एक ऐसी पार्टी जो मानी जाती थी कि उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीना बहाया, और उसके बाद अगले 70 साल देश चलाया। कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती थी एक टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान के दो हिस्से किए। लेकिन आज की जो कांग्रेस है ना, वो मुस्लिम लीग से कम नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से पड़ी है। उन्हें सिर्फ जातिवाद करना है। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत को लेके। उन्हें लगता है कि भाजपा का विरोध करना मतलब वो भाजपा का विरोध कम करते हैं और देश का विरोध ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गई है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। और ये मैं मैसेज इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो जेंजी है, जो आजकल इंस्टाग्राम पे रहती है ज़्यादा, उन्हें पता नहीं है कि कांग्रेस है कौन, कैसी है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी बड़े आके स्माइल वाइल कर रहे हैं, शर्ट पैंट में आते हैं, तो कोई बहुत ही अच्छे नेता है, लेकिन वो है नहीं। उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है। उनको कुछ नहीं पसंद हमारे देश का। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए,
और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, आपको भड़काने के लिए तैयार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेन जी को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत छोटे थे जब कांग्रेस का समय था ना, यूपीए 1 और यूपीए 2। लाइन से, लाइन से 10 सालों में करीब हर साल भारत में बम फटे हैं, टेरर अटैक्स हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, पुणे में हुए हैं, अयोध्या में हुए हैं, बैंगलोर में हुए हैं, अहमदाबाद में हुए हैं, मुंबई में हुए हैं। ये कांग्रेस के टाइम पे यही होता था। ठीक है, आदत हो गई थी। हम लोग रेलवे स्टेशन जाते थे, बस स्टैंड जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे ना, हर 1-2 मिनट में सुनाई देता था कि अगर आपको कई कोई बैग या कोई सूटकेस पड़ा हुआ मिले और उसके आसपास कोई ना नजर आए तो प्लीज हमें आके बताइए, क्योंकि इतने ज्यादा बम फटते थे ना देश में कि ऐसा लोगों को लगता था कि कोई अपना सूटकेस अटैची बैग कहीं रख के चला जाए ना और 10-15 मिनट तक आए ना तो उसमें बॉम्ब ही होगा। ये हाल थे भारत के यूपीए के समय में। और ये यूपीए अभी, इनसे तब तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तब उन्होंने ना इंटेलिजेंस पे फोकस किया, ना सिक्योरिटी पे किया, और अब ये लोग उछलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कैसी टाइप की नीच पॉलिटिक्स करते हैं कांग्रेस वाले। ये उन्होंने दिल्ली टेरर अटैक के बाद ये एक लिस्ट डाली, टेरर अटैक्स इन इंडिया 2024 से 2025। अभी इन मूर्खों को कौन बताएगा कि ये सारे टेरर अटैक्स हैं भी नहीं। इसमें जो सबसे ऊपर है, 10 पैसेंजर्स किल्ड इन रियासी बस अटैक, 100% वो टेरर अटैक था। उसके बाद के आप देखिए, 1 SPO, 5 सोल्जर्स इंजर्ड इन डोडा। अरे भाई वो टेरर अटैक नहीं है, वो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं। जिन आतंकियों ने बस अटैक किया, रियासी बस अटैक, उनको हमारी फौज मारने गई वापस। अब दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी तो फौजी भी तो घायल होंगे ना, फौजी भी हमारे शहीद होंगे। तो ये कांग्रेस की दिमाग ही नहीं है क्या? आप मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आम आदमी, देश का आम आदमी और हमारा जेनजी स्पेशली ये ज़रूर देखे यार, इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशंस को टेरर अटैक बोल दिया है। अरे भाई टेररिज्म तो था, है और रहेगा भी। अब उससे लड़ना भी तो है ना, उनको मारना भी तो है ना। अब सुपरमैन तो नहीं है हम कि हम मारने जाएंगे तो भाई एक आदमी 100 को मार के आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होते हैं ऑपरेशंस। गोली यहाँ से चलेगी, वहां से भी चलेगी, उसके पास भी हथियार है, उसके पास हथियार है तभी तो वो टेररिस्ट है ना। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि इन लोगों ने काउंटर टेरर ऑपरेशंस को भी टेरर अटैक मान के चल दिया है। ऐसे लोग हैं और ये पावर में आना चाहते हैं। और मैंने इनको ट्विटर पे इनकी बजाई भी, मैंने बोला यार आपको इतनी बेसिक डिसेंसी और अकल नहीं है कि आप काउंटर टेरर ऑपरेशंस को भी टेरर अटैक लेके चल रहे हो। अगर इस लॉजिक से चले ना तो जो यूपीए 1 और यूपीए 2 था वहाँ तो इतने ज़्यादा टेरर अटैक्स हो जाते फिर। अगर यही लॉजिक से चलना है कि कांग्रेस का तो मतलब उनका मुंह भी नहीं दिखना चाहिए हमें कहीं पे। और इसीलिए मैं इस स्लाइड पे आ रहा हूँ हमारी जेनजी को दिखाने बताने कि कांग्रेस के टाइम पे कितना बुरा हाल था। ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है, तो इसमें गलतियां तो ज़रूर होंगी, लेकिन आप देख लीजिए यूपीए 1 और यूपीए 2 2004 से 2014 तक कितने टेरर अटैक्स हुए, कहाँ कहाँ हुए, आप क्लियरली देख लीजिए। इतना तो चैट जीपीटी कितनी भी गलती करे इतना तो झूठ नहीं बोलेगा ना। 2005 दिल्ली, 2006 मुंबई, 2007 हैदराबाद, 2008 अहमदाबाद, 2008 मुंबई। उसके बाद जो हैं वो तो इसमें डाले भी नहीं हैं आप। लेकिन शहर देखिए। और दूसरी तरफ आइए एनडीए में, पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था। 2016 उरी, उरी में आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था। 2018 सुंजवान, सुंजवान जम्मू में है, आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था। 2019 पुलवामा, पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। ये फर्क है। और कांग्रेस इसमें पॉलिटिक्स करने निकल रही है। कांग्रेस के टाइम पे शहरों पे, आम जनता पे टेरर हमले होते थे। कम से कम एनडीए के समय में वो तो नहीं हुआ है ना। हमले हुए हैं तो फौजियों पे हुए हैं। फौज के पास हथियार है, फौज भी वापस लड़ेगी, मारेगी और ठोकेगी। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से उठ के आती है यार? मेरे को तो यही नहीं समझ आता क्या इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है इन लोगों की। आपके समय पे 700 से ऊपर, तो ये चैट जीपीटी दिखा रहा है, 700 अनआर्म्ड सिविलियंस मरे हैं। ठीक है, सिविलियंस। यहाँ 200 प्लस जो गए हैं ये
हमारे फौजी गए हैं, लाइन ऑफ ड्यूटी में गए हैं, वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, ये लड़ते लड़ते गए हैं। ये फर्क नहीं इनको समझ आ रहा कि आपके टाइम पे निहत्थे आम जनता, भारत आम भारतीय मरता था। फौजी के तो हमले इसमें डाले भी नहीं है चैट जीपीटी ने। फौजी पे, फौजी कैंप्स पे और फौजी एयरफोर्स स्टेशंस पे जो हमले हुए हैं वो तो इसमें डाले भी नहीं है। वो तो एनडीए के टाइम पे तो उन्हीं को टेरर अटैक मान के चल रहा है। तो मतलब शहर तो सेफ थे ना। आपकी दिल्ली में अभी एक ब्लास्ट हुआ है 2014 से लेके अभी तक, दो हजार पच्चीस में एक बड़ा जो आतंकवाद, दो बड़े जो आतंकवादी हमले हुए हैं सिविलियंस पे, वो पहला था पहलगाम और दूसरा था अभी दिल्ली। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे कोई बड़े हमले नहीं हुए जहां आम भारतीय की जान खतरे में रही है। हमेशा जो हमले हुए हैं फौजियों पे ही हुए हैं, और फौजियों के पास हथियार है, वो वापस मारते हैं। भाई ऐसे तो चलता ही रहेगा ना। ये तो, ये पाकिस्तान का गेम है। आप समझिए, ये पाकिस्तान का गेम है, ये तो चलेगा ही। लेकिन कम से कम एनडीए के समय में शहर तो सेफ रहे ना। अब जाके हालात बिगड़े हैं। 10 साल उन्होंने पूरी कोशिश की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोशिश की, हमारे फौजियों ने कोशिश की, 10 साल तक हमारे शहर सुरक्षित रहे हैं। मैं तो वो अनाउंसमेंट सुनना ही भूल गया। पिछले 10 साल में मैंने सुनी ही नहीं कहीं अनाउंसमेंट कि अगर आपको कोई बैग पड़ा हुआ मिले तो उसको ना छुएं, सीधा आके पुलिस को बताएं। ये अनाउंसमेंट बंद हो गए थे यार। इतना सेफ कर दिया था एनडीए ने और भाजपा ने, मोदी सरकार ने। इतना सेफ चल रहे हैं, और हमें ये दिखता ही नहीं है। हम थैंकलेस हो गए हैं इस बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती रहेगी, फौज अपना काम करती रहेगी। अब आते हैं आगे, भारत को क्या करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी बढ़ानी ही पड़ेगी। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमको एज अ स्टेट सरवाइव करना है, थ्राइव करना है, ग्रो करना है, ये तीनों के बिना हो ही नहीं सकता यार। ये जियो पॉलिटिक्स का सबसे बेसिक रूल है। जियो पॉलिटिक्स 101 है। आपके पास, या तो आप वैसे हो जाएं, आप अपना एक मालिक बना लें, ठीक है, कि बस अब मालिक जो बोलेगा हम वो करेंगे, मालिक जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे, हमको प्रोटेक्शन मालिक देगा। या तो आप वैसे बन जाएं। लेकिन अगर आपको खुद के उस पे खड़ा होना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, आपको अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी बढ़ानी ही पड़ेगी। और स्टार्ट करना पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि अभी तक देखिए, शहर सेफ थे पहलगाम और अब दिल्ली के बाद। अब जो आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान है, उन्हें ना एक ओपनिंग मिल गई है कि हाँ पॉसिबल है। 10 साल तक पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। तो हमको भी क्वेश्चंस उठाने चाहिए कि यार रोहिंग्या क्यों हैं इतने हमारे देश में, क्यों इतने बांग्लादेशी आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, अरुणाचली यूथ खुद बोल रहा है हमको एक हफ्ता दे दो, ये सारे इलीगल बांग्लादेशी को हम निकाल देंगे। क्यों हमारे देश में रोहिंग्या मुस्लिम्स को, बांग्लादेशी मुस्लिम्स को आने दिया जा रहा है, और क्यों उनको आधार कार्ड मिल रहा है। मेरे को अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कराने में मैं पापड़ बेलता रह गया। एक आम भारतीय हूँ मैं, एक देशभक्त हूँ मैं, मेरे को आधार कार्ड में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, और वहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम उठ उठ के आ रहे हैं, उनको वेस्ट बंगाल में आधार कार्ड मिल रहे हैं और वो वोट भी दे रहे हैं। ऐसा कैसे चल सकता है देश, ऐसे कैसे चल सकता है, आप खुद ही बताइए। फिर तो कोई भी आ रहा जा रहा है, और जो यहाँ रह रहा है, जो टैक्स भर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन बाकी जो कोई भी आ रहा जा रहा है, उसकी कैसे भी आइडियोलॉजी हो, उसको उसको देश के लिए प्यार हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे भी करके आधार कार्ड ले जा रहे हैं। तो इस पे हम सबको सोचना चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे घर पे कोई जैसे एमएलए आए, एमपी आए कैंपेनिंग के टाइम पे, ये पॉइंट, ये मुद्दे हमें उनको रख के बोलने चाहिए कि आप इंटरनल सिक्योरिटी पे प्लीज़ थोड़ी और मेहनत कीजिए। भले ही आप वैकेंसीज बढ़ाएं, लेकिन लेकिन आप स्ट्रांग तो बनाएं, देश को अंदर से मजबूत तो बनाएं। क्योंकि मेजर गौरव आर्या एक बहुत बढ़िया चीज़ कहते हैं कि भारत के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। सही बात है, आप इतिहास में जाके देखिए, हम हमेशा, हमको अंदर से ही किसी ने हराया है। अभी तक हम सीखे ही नहीं है इसको। ऐसे कैसे हो सकता है, हम क्यों नहीं सीख रहे यार, हम अपना इतिहास पढ़ते ही नहीं है। दरवाजे खोलना रोकना पड़ेगा।
ठीक है, और उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगली चीज, देखिए पाकिस्तान ने तो बहुत बहुत मजेदार खेल खेल के दिखाया है अभी दिल्ली टेरर अटैक में। उन्होंने कह दिया है कि यार हम आपकी डॉक्ट्रिन को चैलेंज करते हैं, हम आपके शब्दों को चैलेंज करते हैं कि एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये लोग, हमने कर दिया टेरर अटैक, अब बताओ, अब आप क्या करोगे? तो आज नहीं, कल नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, एक साल, पाकिस्तान फिर ट्राई करेगा। पाकिस्तान की फितरत में ही ये है। वो देश चलता ही इस भरोसे है कि अगर हमारी भारत से लड़ाई लड़ती रहेगी तो हम सब इकट्ठे रहेंगे। हम ये भूल जाते हैं, पाकिस्तान फॉर्म ही इसलिए हुआ था, भारत के अगेंस्ट होने के लिए। वो उसी राह पे चलता रहेगा। तो हमको एक पूरी लड़ाई के लिए रेडी होना पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की लड़ाई नहीं है, ये एक नेशनल लड़ाई है। इसमें सिविलियंस का भी योगदान रहेगा, हमें सोशल मीडिया पे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बिजनेस, जो हमारे, मतलब हर तरीके की लड़ाई है ये। इसमें ये हाइब्रिड वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर के नीचे जितनी भी टाइप की लड़ाइयाँ हैं, सबके लिए हमको रेडी होना ही पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में अमन की आशा चल सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नहीं चल सकता। देश, पाकिस्तान के जैसे देश के साथ बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हमको क्या करनी चाहिए? हमको अपनी डिफेंस तो बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी ना। आप चाइना को देखिए, चाइना कुछ भी नहीं था 10-20 साल पहले, ठीक है, उनके भी बुरे ही हाल थे। लेकिन उन्होंने ऐसा रॉकेट अपना चला है, अपनी डिफेंस इतनी स्ट्रांग कर दी है कि अब अमेरिका भी उनसे डरता है कि क्यों पंगे लें हम उनसे। उनसे पंगे लेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। एक टाइम था जब अमेरिका को लगता था कि नहीं, हम चाइना को हरा सकते हैं, तिब्बत में इंसर्जेंसी कर देंगे, शिनजैंग में इंसर्जेंसी कर देंगे, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को। चाइना ने क्या किया? इंटरनल सिक्योरिटी पे काम किया, डिफेंस पे काम किया, अपनी डिप्लोमेसी पे काम किया। हमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चाइना, हम डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। अमेरिका से सीख लो। अमेरिका की डिफेंस तो हमेशा से स्ट्रांग थी। उनकी इंटेलिजेंस 9/11 के बाद इतनी स्ट्रांग हो गई कि एक अटैक हुआ वहाँ पे, बॉस्टन बॉम्बिंग्स का, उसके बाद तो वो सक्षम रहे ना रेडिकल इस्लाम को रोकने में। और अमेरिका की डिप्लोमेसी तो स्ट्रांग है ही। वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, किसी भी देश की सरकार पलट सकते हैं। कि अगर आप चोरों के साथ घूमेंगे तो आप चोर बन जाएंगे। आप सिपाहियों के साथ घूमेंगे, बैठेंगे, फिर उठेंगे, तो आप सिपाही जैसे बन जाएंगे। आप नेताओं के साथ उठेंगे, बैठेंगे, तो आप में नेतागिरी आ जाएगी। तो भारत किसी के साथ नहीं बैठ रहा है। ना हम चाइना से सीख रहे हैं, ना हम अमेरिका से सीख रहे हैं, ना हम रशिया से सीख रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स सारे देश खेल रहे हैं। हम बस अपना अंदर ही अंदर, हमारी इनवर्ड्स लुकिंग होती है, हम अंदर ज़्यादा देखते हैं। बाहर की तरफ हमारी भालाएं बहुत कम जाती हैं। जब तभी जाती हैं जब हमारे दरवाजे पे खड़ा होके दुश्मन खड़ा हो जाता है और बोलता है हम आ रहे हैं अब तुम्हें हराने के लिए। तब हमारी भाला बाहर को निकलती है। पहले से निकाल के रखनी चाहिए ना। तो हमें फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स सब लेना होगा। ट्रूप्स हमको बढ़ाने होंगे। हमको अपनी इकॉनमी इतनी बड़ी हो गई है, अब थोड़ा ज़्यादा उसमें थोड़ा पैसा फौज को भी देना चाहिए। हथियार लो, तगड़े बनो यार, तगड़े बनो। तगड़े बनने का समय आ गया है। हमारी जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है ना, इतनी कम हो गई है, लोएस्ट सिंस 1965। अभी इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जो जहाज थे, मिग 21 थे, नैट थे, हॉकर हंटर थे। अब वो चार जहाज, एक रफाल वैसे चार जहाज का काम कर लेगा। ठीक है, कर लेगा, ये बात मैं मानता हूँ। एक रफाल 4 मिग 21, 5 मिग 21 का काम कर ले। एक Su-30 MKI 4-5 मिग 21 का काम कर ले। लेकिन फिर भी हमको नंबर्स तो चाहिए ना। हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं है, हमको खतरा अब बांग्लादेश से भी हो गया है, हमको चाइना से भी हो गया है। हमारी एयर स्पेस सी के ऊपर भी बहुत बड़ी है। वी नीड जेट्स, वी हैव नो ऑप्शन, वी नीड जेट्स। हमने क्या किया?
और इस वैसे मेरे को मोदी सरकार की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। और लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, शायद मेरे को नॉलेज ना हो। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए। 2016 में भारतीय वायुसेना के लिए हमने 36 रफाल खरीदे। 2024 में हमने नौसेना के लिए 26 रफाल खरीदे। अब ये कुल मिला के कितने हुए? 70, 72 रफाल हो गए। ठीक है, अभी इसमें से हैं हमारे पास कितने? 36 हैं, 26 अभी एक भी नहीं आए हैं। तो पेपर पे कुछ भी हो, हाथ में तो 36 ही हैं। यही अगर हमारी सोच बड़ी रही होती, हमारी सोच लंबी रही होती, और हम इतना डील, मेक इन इंडिया, ये वो, मेक इन इंडिया करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपने जहाज बनाओ ना फिर। अब इनके साथ संगठन भी बनाना है और आप चाह रहे हो कि वो आके मेक इन इंडिया करे। ऐसा नहीं चलता है। कोई देश अपनी सबसे कीमती चीज किसी और को क्यों देगी? तभी देगी अगर आप उनको बोलो कि पौंडीचेरी वापस आपका। ऐसे ऐसे डील दोगे तो फ्रांस कल ही यहाँ सारे जेट्स भी बना देगा, इंजन्स भी बना देगा। जियो पॉलिटिक्स लैंड की लड़ाई होती है, लैंड की पॉलिटिक्स होती है, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। ये हमको समझ ही नहीं आता है। 2016 में अगर हमने 36 रफाल की जगह 114 एक बार में ही कर लिए होते, तो अभी हमारे पास कितने जहाज आ गए होते? सारे के 36 हमको 2021 में मिल गए थे। उस 4 साल में 36 और मिल जाते, शायद ज़्यादा भी मिल जाते। तो अभी 2025 तक तो हमारे पास करीब 70 रफाल होते। अभी तो हमारे पास 36 ही हैं। नेवी वाले आएंगे 2028 तक। तो 2016 में ही हमने एक बार में बड़ी डील कर दी होती, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। अब पाकिस्तान आए, चाहे चाइना आए, चाहे बांग्लादेश आए, तीनों को एक बार में लेने की हमें हिम्मत और क्षमता होती। हमने नहीं किया, हमने छोटी सोच की, हमने वही बनिया सोच हमारे देश की लगाई कि यहाँ पैसा बचा लेते हैं। उसमें ऑपोजिशन और खड़ी हो गई, रफाल स्कैम, रफाल स्कैम। अरे तब मोदी सरकार तो फुल मेजोरिटी में थी ना। चुप कराना था उनको और बोलना था ये देश की सिक्योरिटी, देश की इंटेग्रिटी, देश की सॉवरेनिटी के लिए ये डील ज़रूरी है, लेके ख़त्म करते। अब हम फिर सोच रहे हैं 100 रफाल लेने की। मतलब ये हमारा, हम ऐसे ऐसे भी नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं। बिल्कुल हम ऐसे देखते हैं। ऐसा देखना आता ही नहीं है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको। एक बार में डील लेते, छुट्टी करते, शांति से बैठते, आस पड़ोस के लोग भी शांति से बैठते, खौफ की वजह से, डर की वजह से। हमने वो किया नहीं। ठीक है, 114 डील अगर हम 114 रफाल तब लेते तो डील ज़्यादा महंगी पड़ती, मैं मानता हूँ इस बात को। 2 महीने में अगर लड़ाई हो जाए पाकिस्तान के साथ, एक और आतंकवादी हमला हो जाए और हम फुल पावर उनसे लड़ाई लड़ लें, उस लड़ाई लड़ने में जो खर्चा आएगा वो ज़्यादा बड़ा होगा या 114 रफाल एक बार में लेने में ज़्यादा होता? आप खुद सोचिए और बताइए। अगर हमारी 50 दिन की भी लड़ाई हुई ना पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर तो 4 दिन का था, 50 दिन की लड़ाई अगर हुई पाकिस्तान के साथ, तो उसका ज़्यादा खर्चा आएगा या एक बार में 100 रफाल लेने का ज़्यादा खर्चा आएगा? आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं किस चीज़ पे हम सो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे सोशल मीडिया पे आवाज़ चली कि हमारा जेट इंजन क्यों नहीं है, जेट इंजन क्यों नहीं है। ये अब लोग जागे हैं। हम लोग जो बचपन से फौज में पले बड़े हैं, हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं फाइटर जेट इंजन हमारा किधर है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, लेकिन कितने आप एयरफोर्स पायलट से मिलें जो आजकल पॉडकास्ट जा रहे हैं, इंटरव्यू जा रहे हैं, वो कब से बोल रहे हैं हमें हमारा फाइटर जेट इंजन चाहिए। सारी सरकारें सोती आई, सब कुछ डीआरडीओ और एचएएल पे सौंप रखा है, उनसे हो नहीं रहा है। अगर आप 5-10 साल पहले ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बोलते कि ये एक नेशनल मिशन है, ये एक नेशनल इमरजेंसी लेके चलिए, हमें जेट इंजन चाहिए, आज हमारा जेट इंजन होता, बिल्कुल होता। हमारे अंदर पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर सारा टैलेंट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास पैसे भी हैं। हमारे पास बस विल पावर नहीं थी ये करने की, और हम सोते रहे। और अब
जो हमारा तेजस है अब वो अमेरिका के इंजन पे चलता है, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई 404 इंजन। जब अमेरिका का मन करता है बंद कर देते हैं, जब मन करता है डिले कर देते हैं। तो हमारी पूरी तेजस की जो फ्लीट है, हमने इतने 200 जहाज का ऑर्डर दे रखा है, 80 80 के आसपास हमको सारे मिले हैं। पूरी फ्लीट अमेरिका के निर्भर है, अमेरिका के भरोसे है। अगर कल को हमारी लड़ाई होती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, एक फ्रंट, जो भी लड़ाई हो, अमेरिका बोले हम नहीं दे सकते इंजन, आपकी पूरी तेजस फ्लीट खतरे में आ जाएगी। ठीक है, रफाल आपके पास सिर्फ 36 ही हैं, Su-30 आपके पास 200 हैं जो आपकी बैकबोन है। कैसे लड़ोगे आप? 200 जहा मतलब कम से कम 80 तेजस का तो आपको एडवांटेज नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप नर्वस रहोगे कि इसके इंजन्स नहीं आ रहे, सप्लाई चेन बर्बाद हो गई, पार्ट्स नहीं आ रहे। फिर तो वॉर की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ फौज का काम नहीं है, पूरे देश की, पूरी सोसाइटी की काम, पूरा इट्स अ नेशनल एफर्ट। आप हम बस ये सोचते हैं कि अच्छा लड़ाई का जो डोमेन है सिर्फ फौजी का है, नहीं यार, हम सबका है। हम सबको सोचना होगा इसके बारे में, और हम सबको दिमाग लगाना होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हमारे खिलाफ यूज़ करी जाएंगी हमारे साथ। इसका सबसे एग्जाम्पल है ये अपाची हेलीकॉप्टर। जो वायुसेना ने लिए थे उनको मिल गए हैं, जो आर्मी ने ऑर्डर दिया था वो आ ही नहीं रहे हैं, अमेरिका से टेक ऑफ किए हैं, यूके में पड़े हैं। यूके से आ रहे थे, बीच में टर्की ने मना कर दिया हमारी एयर स्पेस के थ्रू मत आओ। अब वो फिर यूके में जाके 8 दिन से सड़ रहे हैं। जिस दिन अमेरिका मन किया नहीं वापस ले आओ, तो मतलब आपने उनको पैसा तो दे दिया है, अब उनके ऊपर है वो डिलीवर करें ना करें। तो हम उनके भरोसे चल रहे हैं, हम उनके निर्भर चल रहे हैं, और उनका जब मन करेगा बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा कौन असली दोस्त है, कौन असली दुश्मन है, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम्पल और आंसर है कि कोई नहीं है। हम खुद के लिए खड़े हैं, हमें खुद में इन्वेस्ट करना होगा, हमें खुद को सक्षम और आत्मनिर्भर जैसे मोदी जी बोलते हैं वो बनाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करोगे तो हमारा देश के ऊपर इतना खतरा आ जाएगा कि उससे जूझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को तो बिल्कुल समझना चाहिए। बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं, जो यंग क्राउड है ना, जेन जी, उनको लगता है कि पाकिस्तान ने क्या गलत किया है। और इसमें बहुत बड़ी गलती ना हमारी मीडिया की रही है। हमारी मीडिया बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, हमारी मीडिया बहुत कम सोच पाते, उन्हें तो पता ही नहीं पहली बात कि शत्रु कौन है कौन नहीं है। पाकिस्तान के जनरल उनको इनवाइट कर देते हैं, आप लाहौर आइए, हमसे बातचीत कीजिए, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी। अमन की आशा एक गैंग बनाया कि पाकिस्तान से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन से अमन की आशा वाले पत्रकार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ये लोग आके मिले? हमेशा उनके कोई डिप्लोमेट आते थे, कोई सीनियर पॉलिटिशियन आते थे। जो पाकिस्तान को सही में चलाता है वो कभी अमन की आशा की बात नहीं करते हैं। वो किसकी बात करते हैं? ब्लीड इंडिया थ्रू 1,000 कट्स। ये पाकिस्तान के डिक्टेटर और जनरल जिया उल हक ने कॉइन किया था ये। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की ये स्ट्रैटेजी रही है। आप पाकिस्तान की आर्मी ना एक एक उनकी पब्लिकेशन होती है जो इंडिया में तो नहीं आती, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले यूएस में पढ़ाई करने का, यूके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का, उनकी आर्काइव्स में, उनकी डिजिटल लाइब्रेरीज में पाकिस्तान की ग्रीन बुक होती है, मैंने पढ़ी है। प्लीज़ अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप बिल्कुल पढ़ें। उसके अंदर पाकिस्तानी ऑफिसर्स, जूनियर से लेके सीनियर मोस्ट तक, यानी कि लेफ्टिनेंट से लेके आर्मी चीफ तक, सब अपने थॉट्स डालते हैं, अपने ओपिनियंस डालते हैं, अपने आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज डालते हैं कि कैसे पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए, क्या क्या पाकिस्तान को मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली करना चाहिए, और कैसे इंडिया को हराना चाहिए। ये नहीं सोचते कि इंडिया से कैसे आगे निकलना चाहिए, सिंपल इंडिया को कैसे हराना चाहिए। ये उनकी ग्रीन बुक में लिखा है। ब्लीड इंडिया थ्रू 1,000 कट्स पाकिस्तान की फौज की मेंटालिटी है। हमको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान चाकू छुरी की लड़ाई चाहता है, कैसे करेगा वो 1,000 कट्स? छोटे छोटे चाकू, इधर मारा उधर मारा इधर मारा ना। तो हमारी भी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि तू चाकू अगर लेके आएगा तो हम तलवार लेके आएंगे, तू 1,000 कट्स मारेगा तो हम तलवार से पहले तेरे दोनों हाथ काट देंगे, फिर तेरी टांग काट देंगे, फिर सर और धड़ अलग कर देंगे।
ये होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। यू ब्रिंग अ नाइफ, वी ब्रिंग अ स्वॉर्ड, यू ब्रिंग अ स्वॉर्ड, वी ब्रिंग अ राइफल, यू ब्रिंग अ राइफल, वी ब्रिंग अ बजूका। You have to just dominate them, escalate till they can't escalate no more. एंड दिस, इसके लिए बहुत रिस्क चाहिए। एंड इसके लिए हमारे जो देश जिस तरह चलता है सोचता है उसमें बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। वी मतलब यहाँ से हम लोग बहुत कमज़ोर की तरह सोचते हैं। हमारे हमारे अंदर ना वो अटैकिंग माइंडसेट नहीं होता है, हमारा डिफेंसिव माइंडसेट होता है। तो हमको रेडी होना होगा लड़ाई के लिए। हाइब्रिड वॉरफेयर, कोवर्ट वॉरफेयर, ओवर्ट वॉरफेयर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि आप बिना गोली चलाए भी लड़ाई लड़ सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू लड़ सकते हैं, हैकिंग करके लड़ सकते हैं। उनकी उनकी जो एनर्जी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप वायरसेस डाल के लड़ सकते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर के बाद आती है कोवर्ट लड़ाई, यानी कि स्पाइस की लड़ाई, यानी कि ऐसी लड़ाई जो कभी अखबार में नहीं आएगी, कभी इंटरनेट पे नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जो लड़ाइयाँ अननोन गनमैन लड़ते हैं वो होती है कोवर्ट लड़ाई। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अननोन गनमैन में ने 100 200 ऐसे लोग मार दिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये पहले हो नहीं रही थी, ये मोदी सरकार के आने के बाद ही हुई है। और ये काफ़ी कुछ हमने, मेरे को लगता है, इसराइल की मोसाद से सीखा है। मोसाद ऐसे ही लड़ती है। ईरान में जाके कब किसको टपका के आ जाए पता भी नहीं चलता, किसने टपकाया नहीं पता। ईरान को भी कन्फ्यूजन रहता है। पाकिस्तान में ये हो रहा है, और बड़े स्केल पे करना ही पड़ेगा। जब एक दो उनके जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट असैसिनेट होंगे ना, तब होगी असली कोवर्ट लड़ाई चालू। अभी तो आप किसी मौलवी और किसी ऐसे को ही ठोक रहे हैं। फिर आती है ओवर्ट लड़ाई, यानी कि प्रॉपर फौज की लड़ाई। उसके लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। मतलब हम कब तक हम सोच सकते हैं? हमारी पूरी फौज को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए लड़ाई होना पड़ेगा। भले ही मोदी जी पुतिन को बोलते हों कि ये लड़ाई का समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल लड़ाई का ही समय है। नहीं है तो भी बस बनने ही वाला है। आप देखेंगे कि लड़ाइयाँ हर हर जगह फैलेंगी, और हमारे हमारे दरवाजे तक तो बिल्कुल पहुंच जाएंगी। एक और चीज़, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी का जो हम ढोल तबला बजाते हैं ना, वो थोड़ा कम करना चाहिए। हमारी फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही है फिर? हम उतना एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे हैं, ना तो फौज में कर रहे हैं, ना डिफेंस में कर रहे हैं, ना इंटरनल सिक्योरिटी में कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जीडीपी बड़ी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा अभी भी छोटा है। तो फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी के जो हम बैनर्स हर जगह लगा रहे हैं, थोड़ा कम लगाने चाहिए। क्योंकि उस तरीके की हम डिफेंस स्पेंडिंग कर ही नहीं रहे हैं। हम जैसे जैसे जितने, अगर हमने 36 रफाल खरीद लिए, 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, तो पाकिस्तान भी 2 स्क्वाड्रन J-10 चाइना से खरीद लेता है। उसमें वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगा लेता है। मतलब वो कैसे भी करके कोई ऐसी डील कर ही लेता है जहां वो भारत के नए वेपन्स को थोड़ा काउंटर कर सके। थोड़ा नहीं तो काफ़ी हद तक भी काउंटर कर सके। पाकिस्तान की तो नहीं है फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी, तो वो ऐसा क्यों कर लेता है? क्योंकि वहाँ फ़ौज चलाती है। हमारे यहाँ बाबू लोग चलाते हैं। तो वहाँ फ़ौज का प्रायोरिटी ये है, सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। हमारे यहाँ ये नहीं है। तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का कुछ फ़ायदा तो उठाएं हम, है ना? अपने बॉर्डर्स तो सिक्योर करें हम अच्छे से। हम जापान तो नहीं है ना, पैसिफिस्ट है जापान। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोला था कि हम हथियार त्याग देंगे, उसके बाद भी सबसे मॉडर्न हथियार लेके बैठे हुए हैं वो। ये बात कोई सोचता ही नहीं है। एक, अब एक साइड तो जापान अपने आप को पैसिफिस्ट बोलता है कि हम लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ हैं। F-15 भी लेके बैठा है, F-16 भी लेके बैठा है, F-35 की बात भी कर रहा है। ये एक पैसिफिस्ट देश कैसे हो सकता है ना? तो थोड़ा हमको सोचना चाहिए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का यूज़ करना चाहिए। भारतीयों को मैं बोलूँगा कि थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पढ़ें, थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझें, और ये अमन की आशा के पीछे ना भागें। अमन की आशा ऐसे नहीं चलती। क्लाउज़विट्ज़ पढ़ें।
क्लाउजविट्स एक प्रशियन मिलिट्री लीडर और स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि वॉर इज पॉलिटिक्स बाय वायलेंट मीन्स, यानी कि लड़ाई झगड़ा सब पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। बस ये है कि थोड़े वायलेंस के साथ होता है। और इसीलिए आप पाकिस्तान जनरल्स को समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं ना, पाकिस्तानी फौज अपने आप को अगर फुटबॉल में देखा जाए तो स्ट्राइकर मानती है कि वो उनका काम है गोल मारना, गोल करना, भारत को कमज़ोर करना। तो वो बार बार लगी रहती है, बॉल मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है। और हमारी जो मैंटेलिटी हो गई है वो गोलकीपर की हो गई है, बस हम बचाने में लगे हैं। कितने सेव कर लिए, कितने सेव कर लिए। अभी अगर रोनाल्डो और मेसी 100 बार बॉल को गोल की तरफ मारेंगे तो गोलकीपर सारे 100 के 100 तो नहीं रोक पाएगा ना। चाहे गोलकीपर कितना ओलिवर कान तक हो जाए, सारे तो नहीं रोक पाएगा। तो हमारी जो माइंडसेट है वो गोलकीपर वाली हो गई है। हम बस रोकने में लगे हैं। थोड़ा अटैक हमको भी सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि सारा अटैक सिर्फ फौजी अटैक नहीं होता है, अलग अलग टाइप के अटैक्स भी होते हैं। और ये नहीं था हमारी, ये हमारी इंस्टीट्यूशंस में, मेंटालिटी में नहीं था। ये तो अजीत दोवल जी और मोदी सरकार आई है तो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले था तो छोटे लेवल पे था, स्मॉल स्केल पे होता था। लेकिन फिर भी हम वैसा अग्रेशन नहीं दिखाते हैं। हम अभी भी बहुत, हमारी जो अप्रोच है ना वो काफ़ी वीक लगती है मेरे को। मैं एज अ स्पोर्ट्समैन बोल रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज, आप मैदान में उतरो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप सोच लीजिए, हम, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट अगर आपके सामने विराट कोहली होगा, आप विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज देख के ही आप डर जाएंगे। आपको लगेगा कि ये, दिस गाय मीन्स बिजनेस, ये मैच जिता के रखेगा। तो वी नीड टू हैव विराट कोहलीज बॉडी लैंग्वेज। और भारतीयों को समझने होगा कि जियो पॉलिटिक्स क्या होता है। जियोग्राफी की पॉलिटिक्स होती है जियो पॉलिटिक्स। ये कहीं नहीं जा रही। आप जब तक ये नहीं सीखेंगे आप हमेशा कॉलोनाइज होते रहेंगे, आपके दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते रहेंगे और आपके बॉर्डर्स हमेशा ही बदलते रहेंगे। प्राइम पर्पस ऑफ जियो पॉलिटिक्स इज टेरिटरी, यानी कि लैंड एंड उसके रिसोर्सेज। वहाँ जितने भी लोग हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल और गाज़ा की लड़ाई में गाज़ा स्ट्रिप इतना सा होगा, ठीक है, 3 दिल्ली बराबर होगा। इसराइल उसके लिए वहाँ 2 मिलियन लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगाने को तैयार है। आप समझिए कि जियो पॉलिटिक्स में एक एक इंच के लिए देश लड़ भिड़ रहे हैं। आप रशिया को देख लीजिए, यूक्रेन को तो 1/4 तो वो खा गए हैं, अब वो छोड़ेंगे नहीं इसको। तो आपको रिस्क तो लिया ना उन्होंने। लेकिन जियो पॉलिटिक्स इसी के बारे में है। जियो पॉलिटिक्स कहीं जाने नहीं वाला। और जियो पॉलिटिक्स में जब डिप्लोमेसी काम करनी बंद हो जाए, जब आपकी इकोनॉमिक रिलेशंस ख़त्म हो जाए, सब कुछ वॉर पे ही आता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर वॉर। आप एक टाइम तक ही अपनी इकोनॉमी और इस सब के भरोसे चल सकते हैं। आपको लड़ाई के लिए तो हमेशा ही रेडी रहना पड़ेगा। और एक मेरा लास्ट ये है कि हम बहुत टाइम तक ऐसा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि इंडिया इज़ वेरी पीस लविंग कंट्री, वेरी पीसफुल कंट्री। हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वायलेंस ही वायलेंस भरा हुआ है। वायलेंस इतना ज़्यादा है, इतने मिलियंस हमारे भारतीय मर चुके हैं कि नॉर्मल लगता था लोगों को। अब तो भूल ही गए हैं, भूल ही गए हैं। हमारे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस ऑफ हमारे भारतीयों ने अपनी जान दी है किसी और के लिए। उससे पहले दुश्मन हमारे देश में आ रहा था, हम उससे लड़ते रहे, लड़ते रहे, हारते रहे, पिटते रहे, कटते रहे, मरते रहे, बटते रहे। तो अब ऐसा हो गया, हमारी छवि ऐसी हो गई कि लैंड ऑफ अहिंसा, लैंड ऑफ सत्याग्रह। अरे यार, वेकअप, वी हैव टू वेकअप। यू क्या, हम शांतिवादी दिखने के चक्कर में हम कमज़ोर नज़र आते हैं और इसका फ़ायदा सब उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश, वहाँ का
एडवाइज़र जो केयर टेकर पीएम बन के बैठा हुआ है, मोहम्मद यूनिस, उसकी हिम्मत हो रही है ऐसा मैप दिखाने की जहां आसाम बांग्लादेश का पार्ट है। आप बताओ, क्यूबा अगर ऐसा अमेरिका के साथ करके देखे तो क्या होगा अगले दिन क्यूबा में? अगर क्यूबा दिखाए कि फ्लोरिडा अमेरिका का नहीं, क्यूबा का पार्ट हो गया है, आप देखिए तो सही अगले दिन क्या होगा क्यूबा में। आप सेम चीज़ चाइना का उठा के देख लीजिए। ठीक है, चाइना का आप कोई भी नेबरिंग कंट्री देख लीजिए, उन्होंने अगर, चलिए आप ऐसा देख लीजिए कि शिनजैंग अलग, फ्री फ्री कंट्री, चाइना को जिस दिन पता चलेगा अगले दिन से ही उनकी कार्रवाई चालू हो जाएगी। पहले उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चालू हो जाएगी, उसके बाद उनकी मिलिट्री पोस्टिंग चालू हो जाएगी। मतलब गट्स रखिए ना। आप रशिया के साथ देख लीजिए, रशिया ने तो करके दिखा दिया। नेटो और ईयू बढ़ते जा रहे थे, रशिया ने कहा बस यार हम तो लड़ेंगे, मुंह पे मारेंगे, हम भी पिटेंगे तुम भी पिटोगे, ऐसे नहीं चल सकता है। तो इन लुकिंग पीसफुल, डोंट लुक वीक। We have to wake up as a country, and we have to realize that the threats are only going to grow bigger and more complex. जो खतरा है वो और बड़ा होएगा और वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी बातें हैं जो शायद लोगों को अच्छी ना लगें, शायद लोगों को लगे कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, लोगों को लगे कि मैं बहुत एग्रेसिवली सोच रहा हूँ, और शायद लोगों को ये भी लगे कि कौन है ये, कौन हो तुम तो कुछ भी नहीं हो, ना तो तुम फौजी रहे हो, ना तो तुम डिप्लोमेट रहे हो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, एक भारतीय हूँ, एक देशभक्त हूँ। और अगर मुझे इतने खतरे दिख रहे हैं तो बाकियों को भी दिख रहे होंगे। इस पे काम चल रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता। मैं तो बस अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को इतना पता चले कि खतरा हमारे देश को है, था और रहेगा, जब तक हम इतने तगड़े और मजबूत ना बन जाएं कि दूसरा वाला आंख उठा के देखने में भी कतराए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए।